अपने कुछ ज्यादा बातें नहीं पढ़ी है, बेसिक बातें अपने जो अभी तक पढ़ी है। शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि भाई अगर आपको कन्फेशन का टॉपिक पढ़ना है तो कन्फेशन के टॉपिक को कुछ इस तरह से पढ़ना कि कन्फेशन बेसिकली क्या होता है, कन्फेशन कितनी तरह की होती है, कन्फेशन कब मतलब कोर्ट के अंदर या आप बोल दें कब केस के अंदर यूज हो सकती है, और कब कन्फेशन को हम बोलते हैं कि वो रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट मतलब वो यूज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब अपने आते हैं टॉपिक को चालू करते हैं। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कन्फेशन को लेकर जब हमने बात की थी तो हमने ये बोला था भाई कन्फेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर केस लॉज इंपॉर्टेंट है। ये अपने रिवीजन कर रहे हैं जो अपने पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। कन्फेशन को लेकर जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो ये दोनों केस लॉ है, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आप इस केस लॉ को ध्यान रखना कि पक्कल नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर के केस के अंदर, पक्कल नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर के केस के अंदर कन्फेशन को डिफाइन किया गया था, जिसके अंदर इतनी सी बात बोली गई थी कि कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी बात, स्टेटमेंट, बात बोली हुई लिखी हुई जिसके अंदर एक्यूज, जिसके ऊपर आरोप लगा है, वो ये मानता है कि उसने ऑफेंस किया है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट। तो हमने बोला कि भाई कन्फेशन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट बाय एक्यूज जिसके अंदर वो ऑफेंस को एडमिट कर रहा है वो है कन्फेशन। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर वो ऑफेंस को एडमिट कर रहा है, मतलब जिस स्टेटमेंट के बेस पर आप ये 100% बोल सकते हो कि इसने ऑफेंस किया है, 100% कि वो खुद बोल रहा है कि हाँ मैंने ऑफेंस किया है, वो है कन्फेशन। कन्फेशन का टॉपिक सिर्फ क्रिमिनल केस में यूज होता है। तो कन्फेशन क्या है, वो इतना सा ही टॉपिक है। तो कन्फेशन क्या है अगर कभी भी पूछ लिया जाए तो हम इतनी सी बात बोलते हैं कि भैया कन्फेशन क्या है। तो कन्फेशन कहीं डिफाइन नहीं है, कन्फेशन को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। कन्फेशन को डिफाइन किया गया था पक्कल नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर के केस के अंदर, जिसके ऊपर पलविंदर कौर, ये तो इंग्लिश केस लॉ है, ये इंडियन है। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इंडियन केस लॉ केस है, जिसके अंदर कन्फेशन की डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कन्फेशन को किस केस लॉ में डिफाइन किया गया था, पक्कल नारायण स्वामी। कन्फेशन क्या होती है, एक्यूज द्वारा बोली गई कोई भी ऐसी बात जिसमें वो ये एडमिट करता है कि उसने ऑफेंस किया है। कन्फेशन का टॉपिक सिर्फ क्रिमिनल केसेस में चलता है, सिविल में नहीं चलता है। उसके बाद हमने एक टॉपिक निकाला कि भाई कन्फेशन के काइंड्स क्या होते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए भी कन्फेशन के काइंड्स क्या होते हैं, तो दो काइंड्स होते हैं, जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल, दो ही, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल। बट हमने एक और टॉपिक पढ़ा था इसमें, रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिट्रैक्टेड कन्फेशन काइंड्स ऑफ कन्फेशन में नहीं आता है, बट फिर भी अगर कभी भी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का सिंपल सा मतलब है, पहले आ जाते हैं जुडिशियल कन्फेशन के ऊपर। जुडिशियल कन्फेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर जो एक्यूज पर्सन है वो जज के आगे, कोर्ट के आगे या फिर मजिस्ट्रेट के आगे, किसी भी जज के आगे या फिर कोर्ट के अंदर या फिर मजिस्ट्रेट के आगे वो ये बोलता है कि उसने ऑफेंस किया है, या हम बोलें अगर उनके आगे कन्फेशन करता है तो वो है जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन को लेकर ये बात बोली जाती है कि ये एक एडमिटेड फैक्ट है। एडमिटेड फैक्ट का मतलब क्या है कि भाई जो एक्यूज्ड पर्सन है ना, जो एक्यूज्ड पर्सन है वो इस फैक्ट को खुद मान रहा है, और वो भी कोर्ट में मान रहा है। और क्योंकि वो कोर्ट में मान रहा है, अब उसके ऊपर और कोई एविडेंस नहीं चाहिए, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने जुडिशियल कन्फेशन किसी भी एक्यूज ने कोर्ट के अंदर जज के आगे ये एडमिट किया है कि उसने ऑफेंस किया है, तो उसको और आगे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मतलब केस को और आगे चलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उस कन्फेशन के बेस पे ही उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। तो जुडिशियल कन्फेशन में हम दो बात ध्यान रखते हैं, काइंड्स ऑफ कन्फेशन में दो टॉपिक, दो काइंड्स होते हैं, जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल में हम ये बात ध्यान रखते हैं कि जज, कोर्ट या मजिस्ट्रेट के आगे जो कन्फेशन होती है उसको हम बोलते हैं जुडिशियल कन्फेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ जुडिशियल कन्फेशन के बेस पे सजा सुनाई जा सकती है। एक्स्ट्रा जुडिशियल क्या होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी कन्फेशन जो एक्यूज्ड पर्सन जज, कोर्ट, मजिस्ट्रेट के अलावा अपने दोस्त के आगे कन्फेस करता है, डॉक्टर के आगे कन्फेस करता है, माता पिता के आगे, वाइफ के आगे, किसी के आगे भी कन्फेस कर रहा है, वो है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को एडमिटेड फैक्ट नहीं माना जाता। एडमिटेड मतलब कि सिर्फ इसके बेस पे सजा नहीं हो सकती, कोर्ट इसको यूज कर सकती है, बट सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल के बेस पे सजा नहीं होती है, कोर्ट को और भी सफिशिएंट एविडेंस चाहिए। ये इसका केस लो है, बट केस लो चाहे मत याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाइए रिट्रैक्टेड कन्फेशन, इंपॉर्टेंट है।
रिट्रैक्टेड कन्फेशन जब भी पूछा गया है, अलग से पूछा गया है, मतलब ये कोई काइंड ऑफ कन्फेशन में नहीं है, ये एक थ्योरी है, एक कंसेप्ट है जिसको ये बोलते हैं, रिट्रैक्टेड को लेकर सिंपल सा याद ध्यान रखना, रिफ्यूज्ड कन्फेशन, कन्फेस करके मुकर गया। एक एक्यूज्ड पर्सन ने कन्फेशन किया कोर्ट के अंदर और बाद में मुकर गया, बाद में बोलता है कि साहब मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, बाद में बोलता है कि साहब मुझे तो मारा पीटा गया था कन्फेस करने के लिए, मुझे डराया गया था, मुझे धमकी दी गई थी, वो है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। कैसे भी हो सकता है, मान लीजिए एक बंदा कोर्ट में आता है, वो बोलता है कि साहब इस एक्यूज ने मेरे आगे कन्फेस किया था कि इसने क्राइम किया था कन्फेस। एक्यूज भी बोलता है हाँ साहब मैंने इसको बोला था। अगली तारीख पर एक्यूज्ड कोर्ट में बोलता है कि ना साहब मैंने तो नहीं बोला था। जज उसको बोलता है यार पिछली तारीख में तो तुम माने थे। वो कहता सब तब सर तब मुझे डराया गया था, तब मुझे मारा पीटा गया था, तब मुझे धमकी दी गई थी, तुम इसको मानोगे। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि भाई एक बार तो वो बोलता है मतलब एक्यूज्ड खुद कन्फेस कर रहा है और बाद में वो मुकर जा रहा है, बाद में बोल रहा है कि भाई मुझे तो डराया गया था, तो अब क्या होगा। तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन नाम का एक कंसेप्ट बनाया गया जिसमें ये बोला गया कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन को क्या बोला गया, ध्यान देना कि भाई अगर एक्यूज ने कन्फेशन किया था और उसके बाद वो स्टेज मतलब ट्रायल स्टेज क्या होता है जब केस चलता है, एक्यूज्ड पर्सन ने कन्फेशन किया था और फिर वो उस कन्फेशन को रिफ्यूज कर देता है ट्रायल स्टेज के अंदर केस के दौरान। अब रिफ्यूज वो कैसे भी कर सकता है, या तो वो ये बोल देता है कि भैया मैंने ऐसा बोला ही नहीं था, या वो ये बोल देता है कि मुझ पर दबाव था, दोनों ही रिफ्यूजल में आते हैं। तो एक्यूज पर्सन ने कन्फेस किया था, मतलब केस के ट्रायल से पहले, केस कोर्ट में चलने से पहले उसने कन्फेस किया था और उसके बाद ट्रायल के दौरान वो उस कन्फेशन से मुकर जाता है, वो कन्फेशन बन जाती है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिट्रैक्टेड कन्फेशन के ऊपर जो सबसे अच्छा केस लो है वो है प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें सिंपल सा बोला गया कि भैया जस्ट बिकॉज वो एक्यूज्ड पर्सन मुकर गया है, वो कह रहा है कि मैंने तो ऐसा बोला नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्फेशन नहीं है। अगर कोर्ट के पास सफिशिएंट एविडेंस है, कोर्ट के पास केस के और ऐसे एविडेंस है जिसके बेस पे कोर्ट ये बोल सकती है कि ये जो कन्फेशन है ये सही है, और ऐसे एविडेंस और ऐसे तथ्य हैं जिसके बेस पे कोर्ट बोल सकती है कि हाँ यार ये जो कन्फेशन है ये केस से कनेक्ट है, ये कन्फेशन जिसको अब ये मुकर रहा है, ये बोल रहा है कि मैंने नहीं किया, ये कन्फेशन सच है, ट्रू है, तो कोर्ट उस कन्फेशन को एक्सेप्ट कर सकती है, उसको एज ए कन्फेशन ले सकती है और उस एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट कर सकती है, बट सिर्फ रिट्रैक्टेड कन्फेशन के बेस पे नहीं। ध्यान देना, जुडिशियल कन्फेशन में सिर्फ जुडिशियल कन्फेशन के बेस पे सजा हो सकती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल में सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल के कन्फेशन के बेस पे सजा नहीं हो सकती है। रिट्रैक्टेड में भी सिर्फ रिट्रैक्टेड के बेस पे नहीं, अगर कोर्ट के पास और ऐसे केस के फैक्ट है और ऐसे एविडेंस हैं जिसके बेस पे कोर्ट ये बोल सकती है कि जो एक्यूज ने कन्फेशन किया था वो सच था, चाहे वो आज मुकर रहा है पर वो सच था, तो वहां पर कोर्ट उस कन्फेशन को मान सकती है और फिर उसके बेस पे सजा सुना सकती है। तो सिर्फ रिट्रैक्टेड कन्फेशन नहीं, और भी इंडिपेंडेंट या और भी अदर एविडेंस होने चाहिए। तो हमने कन्फेशन क्या होता है, काइंड्स ऑफ कन्फेशन, हमने ये दो टॉपिक पढ़े। अब अपने आते हैं यहां से, आपका अगर मैं आपको बोलूं कि भाई जो क्वेश्चंस चालू होते हैं वो यहां से चालू होते हैं। कन्फेशन क्या है, रिट्रैक्टेड कन्फेशन, जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल, इनके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ नो डाउट कि अगर ये आते हैं तो ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ही कम स्टूडेंट को आते होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि हमारा ध्यान बाकी चीज़ों पे इतना ज़्यादा होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो बेरेक्ट से बाहर है, जो बेरेक्ट में नहीं है, हम उसको कई बार मतलब पढ़ते हैं बट उसको बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं पढ़ते हैं। पर अपने ऐसा नहीं करेंगे, आपके जो नोट्स होंगे उसके अंदर कन्फेशन में ये सब कुछ होंगे। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन मेंस में अगर आते हैं तो मेंस में ध्यान रख लेना, मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो यही आता है कि कन्फेशन क्या है, तो वो ध्यान रखना। केस लो से आप देखोगे, ऐसे नहीं लिख दोगे कि कन्फेशन क्या है लिख दिया, नहीं, आप लिखोगे कि भैया पक्कल नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर के केस के अंदर इसको डिफाइन किया गया था और क्या डिफाइन किया गया था, ऐसे लिखोगे।
वो बोलता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या है, तो उसमें भी केस लॉ लिखा जाएगा, प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, क्योंकि थ्योरी तो सब लिख देंगे, आपको केस लॉ लिखना है ताकि बाकियों से आपको एडवांटेज मिले। अब आते हैं उन टॉपिक्स पे जो आपके जहां से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे तो प्री ले लो, मेंस ले लो, इंटरव्यू ले लो। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था बता दूंगा, जो इस बार राजस्थान जुडिशरी के इंटरव्यूज हुए थे उसमें पूछा गया था। चलो अब आते हैं, तो कन्फेशन को लेकर जो अपने ने जब कन्फेशन का टॉपिक चालू किया था, यहां तक हो चुका है। कन्फेशन को लेकर क्या है काइंड्स, अब आ जाइए इस पे, रेलेवेंट और नॉट रेलेवेंट पे। ये आपका बेयर एक्ट में, बेयर एक्ट में बोला गया है कि भैया कन्फेशन कब रेलेवेंट होता है, कन्फेशन कब रेलेवेंट नहीं होता है। तो कन्फेशन कब रेलेवेंट होता है इसकी भी कहानी है, कन्फेशन कब रेलेवेंट नहीं होता इसकी भी कहानी है। कन्फेशन रेलेवेंट होने का यहाँ मतलब ये है कि कन्फेशन को कब केस में यूज किया जा सकता है और कब कन्फेशन को केस में यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये जो टॉपिक है इसको मेरा सजेशन रहेगा कुछ इस तरह से पढ़ लेना, आपको याद करने में इजी रहेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 से लेकर 29, कन्फेशन का लेकर इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन थे ना, वो थे सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 29। और अगर मैं बात करूं साक्ष्य अधिनियम की, तो साक्ष्य अधिनियम के 2 ही सेक्शन है। तो अब आते हैं टॉपिक पे। सेक्शन 24 से 29 थोड़ा पढ़ लेना, ताकि आपको क्या उससे टॉपिक हमेशा याद रह जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट में ये था कि सेक्शन 24, 25, 26, ये 3 जो सेक्शन थे तीनों, ये बोलते थे कि कब कन्फेशन रेलेवेंट नहीं है और यूज नहीं हो सकता। ये 3 बोलते थे कि कब कन्फेशन रेलेवेंट है और आप उसको यूज कर सकते हो। तो ध्यान देना, पहले टॉपिक को मोटा मोटी बता देता हूं। सेक्शन 24 इतनी सी बात बोलता है कि अगर डरा के, धमका के, किसी तरह का लालच दे के, किसी तरह का दबाव बना के अगर आपने किसी से कन्फेशन करवाई है, तो वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उसने खुद नहीं की है कन्फेशन। आपने उसको डराया कि अगर तुमने कन्फेस नहीं किया तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, ऐसा कुछ। दूसरा, पुलिस ऑफिसर को दी गई कन्फेशन रेलेवेंट नहीं होती। ध्यान देना, ये बोल रहा है पुलिस ऑफिसर, ये बोल रहा है पुलिस कस्टडी। तो ध्यान देना, सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट ये बोलता है कि पुलिस ऑफिसर चाहे कहीं भी हो, कहीं भी हो, कोर्ट में, कहीं भी, कोर्ट में हो, कोर्ट के बाहर हो, हॉस्पिटल में हो, थाने में हो, कहीं भी हो, अगर उस बंदे ने पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन की है तो वो रेलेवेंट हो ही नहीं सकती, उसको यूज ही नहीं किया जा सकता। पुलिस कस्टडी में अगर कन्फेशन है तो वो भी रेलेवेंट नहीं हो सकती है। हाँ, इसका हम अपवाद भी पढ़ेंगे और हम पुलिस कस्टडी का मतलब भी पढ़ेंगे। अब आ जाइए ये सबसे पहला सेक्शन 27, ये बोलता है, हालांकि ये सेक्शन को सिर्फ कन्फेशन पे नहीं लगता, बट कैसे लिखा गया ध्यान दे देना। ये बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने पुलिस कस्टडी के अंदर कोई बात बोली, कोई आपको जानकारी दी, और उस जानकारी के बेस पे आपने कुछ फैक्ट डिस्कवर कर लिए, कुछ आपको तथ्य मिल गए, तो वो जानकारी चाहे कन्फेशन थी, वो रेलेवेंट होगी। अब ये क्या बात है, ध्यान देना। ये सेक्शन बोलता है कि पुलिस कस्टडी में की गई कन्फेशन कभी रेलेवेंट नहीं होगी। हालांकि इसका एक अपवाद है। दूसरा अपवाद ये है, ये कहता है सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट कि अगर पुलिस कस्टडी के अंदर कन्फेशन की थी और उस कन्फेशन के बेस पे आपने कोई ना कोई केस के फैक्ट डिस्कवर कर लिए, ये क्या हुआ। 2 एग्जांपल लेते हैं, दोनों ही मोटा मोटी सेम से हैं। एक आदमी के ऊपर आरोप लगता है कि उसने किसी का मर्डर किया है, पुलिस वाले उसको उठा लाते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, और उससे पूछते हैं बता तूने क्राइम को, कहता हाँ मैंने मर्डर किया है। उससे पूछते हैं बता, वो कहता है साहब मैंने इसको चाकू से मारा था, चाकू जो है मैंने फलानी जगह पे गाड़ रखा है। पुलिस वाले गए, वहां से उनको वो चाकू मिल गया। अब उसने 2 बातें बोली थी, मैंने मर्डर किया है, मैंने चाकू से मर्डर किया है, चाकू फलानी जगह पे गाड़ रखा था। अब जो उसकी स्टेटमेंट है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट नहीं, जो उसकी बात है, जो उसकी कन्फेशन है, जो उस डिस्कवरी ऑफ फैक्ट को लेकर कनेक्ट करती है। उसने 2 बातें बोली, एक, हाँ मैंने मर्डर किया है, 2, मैंने चाकू से मर्डर किया है, चाकू फलानी जगह पे गाड़ रखा है। 2 बातें बोली, मैंने मर्डर किया है, मैंने मर्डर किया है चाकू से, और
चाकू मैंने, सॉरी 3 बातें हुई, चाकू मैंने फलानी जगह पे गाड़ रखा है, मैंने मर्डर किया है, चाकू से मर्डर किया है, चाकू मैंने फलानी जगह, मतलब चाकू मैंने मेरे घर में गाड़ रखा है। 3 चीजें हुई, मर्डर किया है, चाकू से मर्डर, चाकू घर में गाड़ रखा है। उसकी बोली हुई बात पर चाकू मिल गया, तो उसका ये जो पॉइंट है, जो उसने बोला मैंने चाकू घर में गाड़ रखा है और उसके बेस पे मिल गया, इतनी सी बात रेलेवेंट होगी, इतनी सी बात कोर्ट में यूज हो सकती है, पर बाकी नहीं यूज हो सकते। अपने इस पे डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने ये बात आपको अभी इसलिए बता दी ताकि आप जब ये बात पढ़ेंगे ना, आपका ध्यान रहेगा कि यार ऐसी ऐसी सी कोई बात थी, ताकि जब अपने इसको दोबारा पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, आपको ये अच्छे से समझ आ जाए ये क्या बोलता है। ये जो सेक्शन है 28 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट आपस में कनेक्टेड है। ये बोलता है कि अगर सेक्शन 28 कि पहले डराया था, धमकाया था, पर अब डर खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? एक आदमी है, उसको किसी ने डराया, मारा, पीटा कि तुम कोर्ट में जाके कन्फेस करोगे कि तुमने क्राइम किया है। अच्छा, सच्चाई भी ये थी कि उसी ने क्राइम किया था। जैसे मूवीज में नहीं होता है, हीरो होता है, हीरो विलन को खूब मारता है और उसको बोलता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो कोर्ट में जाके मान जाना कि तुमने मर्डर किया है या तुमने क्राइम किया है। वो डर जाता है, वो कहता है हाँ मैं जज साहब के आगे मान जाऊंगा। कोर्ट में जाता है, वो कोर्ट में जाके वो बताता है जज साहब को कि साहब मेरे को फलाने ने मारा पीटा। कोर्ट ने उसको बताया कि भाई मेरे को फलाने ने मारा पीटा। कोर्ट उसको बोलते तुम डरो मत, हम हैं, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, तुमको जो बोलना है खुल के बोलो। वो कहता है साहब मेरे को फलाने ने मारा पीटा था, बट मैं कन्फेस करना चाहता हूं। अब यहां उसने कन्फेशन डर से नहीं किया है। डर से तब मानते जब वो बताता ही ना कोर्ट को, या फिर वो ये बोलता मतलब कि भाई मैं डरा हुआ हूं, कुछ भी ऐसा नहीं। उसने बता दिया कोर्ट को कि भैया मेरे को उसने मारा पीटा है, पर मैं फिर भी कन्फेस करना चाहता हूं, मैं उसके कहने पे कन्फेशन नहीं कर रहा हूं, मैं तो करना चाहता हूं इसलिए। तो ये सेक्शन बोलता है, ये सेक्शन कहता है कि भैया नो डाउट किसी बंदे पे डर था, मारा था, पीटा था, पर अगर डर खत्म होने के बाद भी वो कन्फेस कर रहा है, मारने पीटने के बाद वो खुद से कन्फेस कर रहा है, डर से नहीं, मारने पीटने की वजह से नहीं कर रहा, खुद से कर रहा है, फिर वो कन्फेशन रेलेवेंट हो जाएगी, फिर वो कन्फेशन रेलेवेंट हो जाएगी। अब आप वहां ये नहीं बोल सकते कि अरे मारा तो था ना, मारा भले ही था। सेक्शन 24 और सेक्शन 28 को अगर हम साथ में पढ़ें तो ये कहना चाहते हैं कि भाई डर की वजह से अगर कन्फेस कर रहा है तब कन्फेशन रेलेवेंट नहीं होगा। डराया था पर वो डरा नहीं, उसने कन्फेशन खुद से किया है, वो डर से कन्फेशन नहीं कर रहा। मारा था पर उसने कन्फेशन मार की वजह से नहीं किया, वो खुद से कन्फेशन कर रहा है कि मैं कन्फेशन करना चाहता हूं। तब फिर डराना, धमकाना उस कन्फेशन को नहीं लगेगा, वो कन्फेशन रेलेवेंट रहेगी। अब आ जाइए लास्ट, ये प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। इसमें मैं यहां एक बार लिख देता हूं DQDSW, इस पे अपने बात करेंगे। तो अब अपने टॉपिक चालू करते हैं। मोटा मोटी मैंने आपको एक बार इसलिए बता दिया ताकि अब आप सुनेंगे दोबारा तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो अब अपने आते हैं टॉपिक पे, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्हेन कन्फेशन इज नॉट रेलेवेंट। ऐसे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हालांकि प्री में तो ऐसा नहीं आता, प्री में तो बहुत सिंपल रखते हैं क्वेश्चन को, वो मेंस में बोल रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भैया कन्फेशन क्या है, कन्फेशन कब रेलेवेंट नहीं होती है। 4 नंबर में पूछ लेगा वो, 6 नंबर में पूछना होगा तो ऐसे बोल देगा कि कन्फेशन क्या है, कब कन्फेशन रेलेवेंट होती है और कब नहीं होती, वो ऐसे पूछ लेगा। तो अपने ऐसे पढ़ते हैं कि कब कन्फेशन रेलेवेंट नहीं होती है, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि कन्फेशन कब रेलेवेंट नहीं होती है तो उसके 3 ग्राउंड्स हैं कि अगर जो कन्फेशन है वो किस वजह से है, इंड्यूसमेंट, लालच, थ्रेट, प्रॉमिस, कोर्जन। दूसरा, कन्फेशन है तो पुलिस ऑफिसर,
कन्फेशन है इन पुलिस कस्टडी। अब ध्यान देना, पहले इस पे आते हैं। ये कोई टॉपिक इतना सिंपल नहीं है, अपने ऐसे लिख दिया और इतने में टॉपिक है, नहीं। अब इस टॉपिक पे ध्यान देना। सॉरी, सेक्शन नंबर लिखना रह गया। 24, 25, 26, सेक्शन 22, 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 23 भारतीय साक्ष्य। इसके सेक्शन अच्छे से याद रख लेना। थोड़े से सेक्शन हैं ऐसे जो ध्यान रख लेना, यहां से पढ़ लेना चाहे, पर सेक्शन याद रख लेना अच्छे से। अब आ जाइए सेक्शन 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कन्फेशन बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस और कोर्स। पहले इसको समझ लेना। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है किसी को आपने पैसा दिया और उससे कन्फेशन करवा लिया। जैसे नॉर्मली होता है, मान लीजिए कोई अच्छे खासे, मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो बहुत पैसे वाला है और उससे कोई किसी का मर्डर हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो क्या करता है, अपने किसी ड्राइवर को पैसा देता है, उसको बोलता है कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे कन्फेस कर लो, मैं तुमको खूब पैसा दूंगा, मैं तुम्हारे घर वालों को इतना पैसा दूंगा, ये करूंगा। इंड्यूसमेंट, लालच, थ्रेट, डराकर। क्राइम एक ने किया था, वो किसी दूसरे को डराता है कि तू कन्फेस कर ले वरना मैं तुझे मार दूंगा, तुझे पीटूंगा, तेरे घर वालों को मार दूंगा, डराकर। तीसरा प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर सब कुछ आता है, आप किसी भी तरह का उसको प्रॉमिस दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस वाला एक्यूज जो आरोपी है उसको बोलता है कि यार अगर तू कोर्ट में कन्फेस कर लेगा ना तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे कोर्ट से बरी करवा दूंगा। प्रॉमिस, वादा किया था आपने उसको कि भाई मैं तुझे कोर्ट से बरी करवा दूंगा, तो वो भी प्रॉमिस है। उसको लगा कि यार ठीक है यार, मान लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, कोर्ट से बरी तो ये करवा ही देंगे, और उसने कन्फेस कर दिया। बाद में कोर्ट ने सजा सजा सुना दी। तो प्रॉमिस के अंदर सब कुछ है। इंड्यूसमेंट में तो हम बोलते हैं पैसों का लालच देके करवाना। प्रॉमिस में कुछ भी, कि मैं तुझे बरी करवा दूंगा, मैं तुझे कम सजा करवा दूंगा, कुछ भी। कोर्जन, कोर्जन का मतलब होता है धमकी। धमकी बोल दो, धमकी नहीं, सॉरी, दबाव, किसी को दबाव बनाना। अब दबाव कैसे होता है साहब? दबाव ये होता है, जिस तरह से थ्रेट है ना वैसा सही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कोर्जन में हम ये बोलते हैं कि भाई आपने क्या किया, उसको बोला कि हम तेरे घर वालों को मार देंगे, हम तेरी कोई प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचा देंगे, हम तेरे बच्चे को मार देंगे, या फिर ये बोला फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है 20 साल का, उससे कोई क्राइम हो जाता है, अब उसको ये है कि यार मैं तो पकड़ा जाऊंगा। उसने क्या किया, अपने घर वालों को ब्लैकमेल किया कि भाई मुझे नहीं पता, आप लोग कैसे ना कैसे करके कुछ करो और मुझे बचाओ, वरना मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। अब घर वालों को ये था कि यार बच्चा है, इकलौता बच्चा है, सुसाइड ना कर ले क्या करेंगे। अब उसने धमकी दी घर वालों को, एक तरह से ब्लैकमेल किया। उसके बाप ने जाके कन्फेस कर लिया कोर्ट में कि क्राइम मेरे बच्चे नहीं नहीं मैंने किया है। अब ये है कोर्जन। कोर्जन कि उसने ब्लैकमेल किया, ठीक है। कोर्जन, दबाव बनाना, किसी दूसरे पर दबाव बनाना कि वो आपके बिहाफ पे कन्फेस कर ले, या फिर हो सकता है उसी ने क्राइम किया हो पर वो कन्फेस कर ले। तो इंड्यूसमेंट तो होता है ज्यादातर पैसों का लालच, थ्रेट होता है किसी भी तरह का डराना धमकाना, प्रॉमिस होता है किसी भी तरह का प्रॉमिस कि तुझे छुड़वा देंगे, सजा कम करवा देंगे, माफ करवा देंगे। कोर्जन, दबाव बनाना किसी के ऊपर, किसी तरह का ब्लैकमेल करके, डरा के, और फिर उससे कन्फेस करवाना। तो ध्यान देना ये सेक्शन क्या बोलता है। ये सेक्शन इतनी इतनी सी बात नहीं बोलता कि कोई भी एक आदमी किसी दूसरे आदमी को डराता है और फिर वो दूसरा आदमी कन्फेशन करता है तो कन्फेशन रेलेवेंट नहीं होगी, ये नहीं बोलता, इतनी सी बात नहीं बोलता। ये कहता है कि भैया ऐसा है, पहली बात तो क्रिमिनल केस होना चाहिए, जो ऑब्वियस भी है, कन्फेशन का टॉपिक ही क्रिमिनल केस का है।
क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर ये सेक्शन लगेगा। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि कन्फेशन होना चाहिए बाय एक्यूज्ड। तीसरी बात ये होनी चाहिए कि जो कन्फेशन होना चाहिए वो ड्यू टू इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस और कोर्जन कैसे भी हो। अब यहां से ध्यान देना, चौथा पॉइंट, जो कोर्जन है, दबाव है, जो थ्रेट है, जो इंड्यूसमेंट है, जो प्रॉमिस है, वो आना चाहिए फ्रॉम पर्सन इन अथॉरिटी। ये क्या बात बनी? ये क्या बात बनी? ध्यान देना। ये कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि किसी ने भी डराया और वो डर गया और उसने कन्फेशन कर दिया। नहीं, ऐसा लगना चाहिए कि जो उसको डरा रहा है, जो उसको लालच दे रहा है, वो उस जो कन्फेस कर रहा है ना बंदा, वो उसके साथ इस तरह से कनेक्टेड है कि वो उस पर्सन पे कमांड रख सकता है। सिंपल सी भाषा में बोलूं, ये ए है जो कन्फेशन कर रहा है, ये बी है जिसने उसको डराया। तो कानून कहता है ऐसा नहीं, कोई भी बी हो, बी और ए का कोई रिलेशन ही नहीं है, वो उसको फोन पे डरा रहा है और ए डर जा रहा है। कानून कह रहा है ऐसा नहीं। ये होना चाहिए कि इन दोनों में आपस में एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें हम ये बोल सकें कि बी का ए के ऊपर इतना कमांड है, इतनी ऐसी अथॉरिटी है कि वो उसको डरा सकता है, कि ए डर सकता है बी के डराने से। यहां पर ये कहना चाहता है ऐसे नहीं है कि कोई भी रैंडम फोन आता है आपको और वो बोलता है कि कल कोर्ट में जाके कन्फेस कर लेना वरना तेरे को जान से मार देंगे। आप कन्फेस कर रहे हो और बाद में बोलोगे साहब मुझे डराया गया था। कानून बोलता है ऐसा नहीं है यार। कोई भी तुमको डरा रहा है और तुम कन्फेस कर दे रहे हो और बाद में बोल रहे हो कि साहब हमें तो डराया गया था। नहीं, जो तुमको डरा रहा है ना, जो तुमको लालच दे रहा है, जो तुमको प्रोमिस कर रहा है कि भैया मैं तेरी मदद कर दूंगा, तेरी सजा माफ कर दूंगा, वो पर्सन की आपके ऊपर अथॉरिटी होनी चाहिए। इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि कोर्ट को लगे कि हाँ, अगर ये पर्सन डराता, अगर ये पर्सन किसी भी तरह का प्रॉमिस करता या लालच देता तो ये ए उसके दबाव में आ सकता है। इसीलिए ज्यादातर ये सेक्शन कब लगता है? जब वो बोलता है कि साहब मेरे को पुलिस वालों ने मारा पीटा कन्फेशन करने के लिए, तब लगता है। साहब मेरे मालिक ने मुझे लालच दिया था, नौकर बोलता है मालिक ने लालच दिया था, मालिक ने डराया था, तब लगता है। वो बोलता है कि साहब मेरे को ना ऐसे ही अच्छा नहीं लगा कि मेरे मालिक को पुलिस पकड़ के ले गई, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। कानून बोलता है ऐसे नहीं होता कि भाई मालिक को पुलिस पकड़ के ले गई तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे को ऐसा लगा कि नहीं मेरा फर्ज बनता है ना। ये नहीं है। तुमको अगर किसी ने डराया है, और किसने? जिसकी तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी है, तब ये सेक्शन लगेगा। तो इसीलिए यहां लिखा गया है कि भैया ये जो डराना है, धमकाना है ना, ये ऐसे किसी पर्सन द्वारा आना चाहिए जिस पर्सन की, जो एक्यूज्ड पर्सन है, उसके ऊपर अथॉरिटी हो, उसके ऊपर इतनी कमांड हो कि एक्यूज्ड पर्सन उससे डर सके। इसीलिए अपने ये बात बोलते हैं कि जो दबाव है, जो धमकी है, जो लालच है, वो पर्सन इन अथॉरिटी से आना चाहिए। एंड देन पांचवा पॉइंट, क्रिमिनल केस लिख दिया, क्या रह गया? क्रिमिनल केस हो गया, कन्फेशन बाय कन्फेशन ये हो गया, ठीक है। पांचवा पॉइंट, एक्यूज्ड मस्ट बी इन्फ्लुएंस्ड। ये क्या है? ये कहता है, एक मिनट सॉरी, ये कहता है कि जो एक्यूज है ना वो इन्फ्लुएंस में आना चाहिए।
एक्यूज इतने इन्फ्लुएंस में आ जाए कि वो उसको लगे कि हाँ यार, या तो डराने का है तो वो इतने इन्फ्लुएंस में आ जाए कि यार जो डरा रहा है ना वो मुझे मार भी सकता है। एक्यूज इतने इन्फ्लुएंस में आ जाए कि एक्यूज को भी ऐसा लगे कि यार ये मेरे को बोल रहा है ना कि ये मुझे मेरी सजा कम करवा देगा, तो शायद ये सजा कम करवा देगा। ये पांचों चीजें होनी चाहिए कि एक्यूज भी इन्फ्लुएंस में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्यूज पे आपने एक्यूज को आपने प्रॉमिस तो किया था कि भाई तेरी सजा कम करवा देंगे, पर एक्यूज को तो पता था तुम कर ही नहीं सकते हो सजा कम। तुम कौन सा कोर्ट हो जो सजा कम करवा दोगे? तुम मेरी सजा कम कैसे करवा दोगे? एक्यूज को ये बात पता थी, मतलब वो इन्फ्लुएंस में नहीं आया। जब वो इन्फ्लुएंस में नहीं आया तब ये सेक्शन नहीं लगेगा। तो ध्यान देना, 5 चीजें हैं जो इस सेक्शन में लगती हैं। जो पहली 3 चीजें हैं वो तो इस सेक्शन की हेडिंग में ही आ जाती हैं कि भाई क्रिमिनल केस के अंदर अगर एक्यूज्ड पर्सन कन्फेशन करता है और ये बात निकल के आती है कि कन्फेशन जो है इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस या कोर्जन, कोर्जन का पॉइंट ध्यान रखना, ये अब नया जुड़ा है, पहले नहीं होता था, नया जुड़ा है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी जुड़ता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्जन, थ्रेट एक जैसी सी बातें हैं। चौथा पॉइंट, ये जो कोर्जन है, ये जो डराना है, ये जो धमकाना है, ये पर्सन इन अथॉरिटी से आना चाहिए। पर्सन इन अथॉरिटी मतलब वो पर्सन जिसकी एक्यूज्ड पर अथॉरिटी हो। और पांचवी चीज, एक्यूज्ड उस दबाव से इन्फ्लुएंस में आना चाहिए। एक्यूज पे दबाव तो बनाया पर एक्यूज को कोई फर्क नहीं पड़ा, तब ये कन्फेशन इररेलेवेंट नहीं होगी, तब कन्फेशन रेलेवेंट होगी। ये है सेक्शन 24। कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, उसके बाद अपने इसके एग्जाम्पल करते हैं। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो कि भाई कुछ भी अगर नहीं समझ आया तो। हालांकि मैं आपको अभी भी बता देता हूं, इस सेक्शन से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं आता है। ये सेक्शन बिल्कुल सिंपल सा सेक्शन है, इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता। अगर कभी भी आता है तो इसकी सिर्फ सेक्शन नंबर पूछा जाता है प्री में, कि कौन सा सेक्शन जो है इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर साक्ष्य अधिनियम का ये बोलता है कि कन्फेशन कोज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस इज नॉट रेलेवेंट। सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इतनी सी बात ध्यान रख लेना कि जो ये सेक्शन 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम है या फिर सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये कब कब लगता है? तो 4 चीजों में ये लगता है, 1, 2, 3, 4। पहले 3 में लगता था, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। अब 4 चीजों में ये लगता है। तो ये एक चीज है जो प्री के हिसाब से ध्यान रख लेना कि कब लगता है। बाकी कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मेंस में अगर आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा आता है कि कन्फेशन कब रेलेवेंट नहीं होती है, तो हम सेक्शन लिख देते हैं, सेक्शन 22, 23 या फिर 24, 25, 26 इंडियन एविडेंस एक्ट। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर अपने इसके एग्जाम्पल करते हैं। हालांकि मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, इस टॉपिक से ना तो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ना ही इस टॉपिक से और कोई क्वेश्चन आता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, सॉरी इस सेक्शन से। बट फिर भी ध्यान रख लेना कि भाई अपने जब मेंस में आंसर लिखना है तो ये 5 पॉइंट लिखने हैं अपने को। 5 पॉइंट है, पांचों के पांचों लिखने हैं। कर दे चालू, एग्जाम्पल चालू कर दे। ए जो है कन्फेस करता है कोर्ट में। ए जो है कोर्ट के अंदर कन्फेस करता है। कन्फेस ये करता है कि मैंने एक्सीडेंट किया, कि भाई एक्सीडेंट जो है वो मैंने किया। अब फैक्ट निकल के आते हैं कि जो ये ए है, ये एसके का ड्राइवर है। जो ए है ये एसके का ड्राइवर है, ठीक है, इस एसके का ड्राइवर है। अब जो सामने वाला वकील होता है, मतलब जो सरकारी वकील होता है, वो ए से पूछता है कि अच्छा तुम ड्राइवर थे, मतलब तुम गाड़ी चला रहे थे? वो कहता हाँ साहब मैं गाड़ी चला रहा था। अच्छा गाड़ी किसकी थी? साहब मेरे मालिक की थी। ठीक है, उससे बातें पूछते पूछते बात निकलते निकलते उसको फंसा लेता है। फंसा लो, मान लो ऐसे फंसा लेता है कि अच्छा गाड़ी कौन सी थी, वो गाड़ी का मॉडल बता देता है।
अच्छा उस दिन गाड़ी कितने मतलब गाड़ी कहाँ कहाँ गई थी वो बता देता है वो, ठीक है। फिर वो उससे ऐसे पूछ लेता है कि भैया ये बताओ उस दिन वो जो गाड़ी थी वो गाड़ी ऑटोमेटिक थी कि मैनुअल थी। अब वो बात उसको नहीं पता थी क्योंकि खुद कुदरती वो गाड़ी वो चलाता ही नहीं था कभी। जो ड्राइवर था उसने वो गाड़ी कभी चलाई नहीं हुई थी। उसको नहीं पता थी कि वो गाड़ी ऑटोमेटिक थी कि मैनुअल थी। वो वहां फंस जाता है। जब वो वहां फंस जाता है, अब वो जवाब दे नहीं पाया। जवाब दे नहीं पाया तो वो जो वकील होता है वो बोलता है साहब ये झूठ बोल रहा है, ये जानबूझ के अपने मालिक को बचा रहा है। तो जज उसको बोलता है कि भाई देखो, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम पे अलग केस चलेगा और तुम भी अंदर जाओगे। अब वो डर जाता है। डरते ही वो ये बात बोल देता है कि साहब जो मैं कन्फेस कर रहा हूं, मुझे मेरे मालिक ने पैसे दिए थे, पैसे दिए थे। मालिक ने कहा था कि भैया ऐसा है, तू मेरे बिहाफ पे कन्फेस कर ले, मैं तेरे को 50 लाख रुपए दे दूंगा। तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ साल तुझे जेल में रह के आना पड़ेगा, 50 लाख रुपए तेरे घर वालों को दे दूंगा। मैंने इसलिए कन्फेशन किया। अब बताइए क्या ये कन्फेशन रेलेवेंट है या रेलेवेंट नहीं है। इन शॉर्ट दोबारा बता देता हूं। ए जो है वो एसके का ड्राइवर है। ए ने कोर्ट में ये कन्फेस किया है कि मैंने एक्सीडेंट किया है, पर बाद में पता लगता है कि ए ने जो कन्फेशन किया है वो किस वजह से किया है, क्योंकि एसके ने उसको कहा था कि तुम मेरे बिहाफ पे कन्फेस कर लो, मैं तुमको 50 लाख रुपए दे दूंगा। बताइए ये कन्फेशन रेलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, गुड। नहीं है रेलेवेंट, बिल्कुल नहीं है, नॉट रेलेवेंट। क्यों? क्योंकि लालच, लालच, पैसा दिया गया, लालच दिया गया कि भैया कन्फेशन के लिए लालच दिया गया, इसलिए रेलेवेंट नहीं है। ये जो कन्फेशन हुआ है ये लालच में हुआ है। अब एक और फैक्ट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ए जो है कन्फेस करता है कि मैंने एक्सीडेंट किया है, पर सच्चाई ये होती है, थोड़ा सा चीजें चेंज कर रहा हूं मैं, सच्चाई ये होती है कि एक्सीडेंट किया था एसके ने, एसके ने, इसने एक्सीडेंट किया था। पुलिस एसके को अरेस्ट करने आती है। पुलिस जब एसके को अरेस्ट करने आती है तो ये जो ए है ये आता है और ये बोलता है कि ऐसा है, इसने एसके ने एक्सीडेंट नहीं किया, एक्सीडेंट मैंने किया है। और ए जो है ये बात कोर्ट में भी बोलता है। अब बताइए, ए जो है वो कन्फेस करता है कोर्ट में कि मैंने एक्सीडेंट किया है। आपके सामने फैक्ट आता है कि सच्चाई तो ये है कि एक्सीडेंट किया है किसने, एसके ने। सच ये है, ट्रुथ ये है। पर पर उसके बाद आपको बोला जाता है कि जब पुलिस एसके को अरेस्ट करने जाती है तो ए आता है और वो बोलता है कि मैंने एक्सीडेंट किया है, और वो बात ही पुलिस के आगे भी कन्फेस करता है और कोर्ट में भी कन्फेस करता है। अब बताइए ये कन्फेशन रेलेवेंट है या नहीं है।
रीजन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर आप कह रहे हैं कि ये कन्फेशन रेलेवेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है? कुछ भी जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये है, ये नहीं है, क्यों? अपने पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है, अपने बहुत आराम से लेकर चलेंगे लॉज को, और मेजर लॉज को तो खासकर, क्योंकि मेजर लॉज के अंदर अपने जितना उसको प्रैक्टिकली, जितना अपने उसको थोड़ा सा चीज़ों को घुमा, मतलब एग्जांपल्स के साथ करेंगे तो अपने को ही चीज़ें इजी लगेंगी। तो मेजर लॉज को अपने आराम से लेकर चलेंगे। और जुवेनाइल जस्टिस का आपका सब्जेक्ट बीच में मैंने इसलिए चला दिया है कि जुवेनाइल जस्टिस थोड़ा खत्म हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो फिर अपने उसके धीरे धीरे टेस्ट भी करते रहेंगे, बार बार रिवाइज भी करते रहेंगे, तो वो हो जाएगा। लगभग 1 अगस्त से आपके जो है मेजर लॉज की ही क्लासेस चालू करेंगे। पहले मेजर लॉज सारे खत्म कर देंगे, जैसे साक्ष्य अधिनियम, न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, फिर मान लो सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन। चलो सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तो फिर भी ये माइनर लॉज की क्लासेस चालू हो जाएंगे, पर पहले अपने ये 3 जो हैं नए पुराने दोनों को जोड़कर क्रिमिनल लॉज खत्म करेंगे। चलो इसके आंसर पे आते हैं, ध्यान देना। वो क्या कह रहे हैं कि भैया कन्फेशन हुई है, कन्फेशन हुई है। क्या कन्फेशन? सेक्शन 24 सिंपल सी बात बोलता है, क्या कन्फेशन किसी ना किसी तरह के दबाव में, किसी ना किसी तरह के लालच में, किसी ना किसी तरह के, किसी भी तरह के डर से की गई है क्या? यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। वो आपको बोल रहा है कि भैया सच ये है कि एक्सीडेंट एसके ने किया है, पर ये बात कोर्ट को थोड़ी पता है, ये बात कोर्ट में थोड़ी आया है, ऐसा कुछ नहीं आया। एसके का ड्राइवर आके बोलता है एक्सीडेंट मैंने किया, और ड्राइवर पे कोई दबाव, कोई लालच, कुछ नहीं है, ये रेलेवेंट है। ये जो कन्फेशन हुई ये रेलेवेंट हुई, क्यों? क्योंकि कोई दबाव ही नहीं है, कोई दबाव नहीं है, तो ये रेलेवेंट है। सेक्शन 24 अगर आपको प्रैक्टिकली कभी भी सॉल्व करना पड़ जाए तो आप बस इतना देखोगे कि क्या कन्फेशन दबाव में है या नहीं है। अगर दबाव में नहीं है तो रेलेवेंट है, दबाव में है तो रेलेवेंट है। सॉरी, दबाव में, हाँ दबाव में नहीं है तो रेलेवेंट है, दबाव में है तो इररेलेवेंट है। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। बाकी लिखने में हम जरूर ऐसा लिखते हैं कि भाई 5 चीजें होनी चाहिए, क्रिमिनल केस होना चाहिए, एक्यूज द्वारा कन्फेशन होनी चाहिए, कन्फेशन ऐसे होनी चाहिए, कन्फेशन बाय पर्सन, सॉरी इंड्यूसमेंट थ्रेट बाय पर्सन इन अथॉरिटी होना चाहिए, एक्यूज इन, ये सब होना चाहिए। ये लिखने में हम लिखते हैं, प्रैक्टिकली आप बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना। ठीक है, हाँ बिल्कुल जी, गुड। चलो अब अपने आते हैं आगे का जो अपना सेक्शन है पुलिस ऑफिसर वाला। अच्छा, इसके केस, इसमें तो केस लो कोई है नहीं, आगे के टॉपिक्स के केस लॉज हैं, पर पहले एक बार अपने टॉपिक समझ लें अच्छे से, फिर अपने इसके साथ जो इसके केस लॉज है उनको भी जोड़ देंगे, ताकि एक बार अपना पहला जो है ना कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए, फिर अपने केस लॉज भी जोड़ देंगे। वैसे इसमें सेक्शन 24 में कोई केस लॉ नहीं है, 25-26 इनमें केस लॉ है, इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा हूँ, केस लॉ है, बट अभी अपने केस लॉ को नहीं लिखेंगे। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। तीसरा, कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी। ध्यान देना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये है सेक्शन 23, ये भी है सेक्शन 23। इनके ना कौन सा सेक्शन, कौन सी चीज साक्ष्य अधिनियम में क्या सेक्शन है, इंडियन एविडेंस में एक्ट में क्या सेक्शन है, अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, अब ध्यान देना। देखो ये जो पहला पॉइंट है ना, ये तो सिंपल सी बात बोलता है कि भैया पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन की है, बात ही खत्म। पुलिस ऑफिसर का यहाँ मतलब क्या है? वो पर्सन जो उस ऑफेंस की जांच कर रहा है, वो पर्सन जो डिपार्टमेंट का बंदा है, वो पर्सन जो किसी ना किसी तरह की अथॉरिटी में है। अब देखो ध्यान देना, पुलिस ऑफिसर का यहाँ सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि जो पुलिस वाले बंदे हैं जो पुलिस की वर्दी पहनते हैं, नहीं। मान लीजिए ये है क्या नाम है, ये होता है ना बॉर्डर से, ये कस्टम वाले, कस्टम बॉर्डर से जब सामान आता है, मान लीजिए कोई बंदा इलीगली इंपोर्ट करता है इंडिया, मान लीजिए
वो क्या करता है, क्या नाम है ये, पाकिस्तान से इलीगली बिना टैक्स पे किए, बिना परमिशन के वो पाकिस्तान से, मान लीजिए काजू, पाकिस्तान में ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब होते हैं, सस्ते होते हैं, तो वो वहां से यहाँ इंपोर्ट करता है। कौन रोकेगा उनको? कस्टम वाले। अब कस्टम वाले, वो डिपार्टमेंट कस्टम का है, कस्टम का ही वो बनता है, वहां पर कस्टम वाले भी पुलिस वाले हैं। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो पुलिस की वर्दी में हो, नहीं भैया, वो जो ऑफेंस या उसने जो भी कांड किया है उसके अंदर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, बात खत्म, बात खत्म। तो यहां हम इतनी सी बात बोलते हैं पुलिस ऑफिसर। अब ध्यान देना, ये तो बोलता है कि कन्फेशन की गई है पुलिस ऑफिसर को। अच्छा, यहाँ ये भी मतलब नहीं है कि पुलिस ऑफिसर वो जो उस ऑफेंस की जांच कर रहा हो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मेरे ऊपर मान लो चोरी का आरोप लगता है, थाने के अंदर सिर्फ एक पुलिस वाला थोड़ी होता है, 10 पुलिस वाले होते हैं। मेरे ऑफेंस की जांच तो वो एक ही करेगा। मान लो एक का नाम है राम सिंह, राम सिंह मेरे ऑफेंस की जांच कर रहा है। दूसरा है श्याम सिंह, श्याम सिंह मेरे ऑफेंस की जांच नहीं कर रहा, उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं जाके श्याम सिंह को कन्फेस करता हूं कि मैंने वो चोरी की है, ये सेक्शन लगेगा। ये सेक्शन ये नहीं बोलता कि उसी पुलिस वाले को कन्फेस कर रहे हो जो आपके ऑफेंस की जांच कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही ये बोलता है कि उसी पुलिस वाले को या उसी डिपार्टमेंट को आप कन्फेस कर रहे हो जो डिपार्टमेंट आपके ऑफेंस की जांच कर रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ सिंपल सा मतलब है कि भैया तुम पुलिस वाले को कन्फेस कर रहे हो, तुम ऐसे किसी भी पर्सन को कन्फेस कर रहे हो जो इस चीजों से डील करता है, चोरों को पकड़ना, एक्यूज्ड को पकड़ना, ये सब, तो वो इररेलेवेंट ही होगी, बात ही खत्म। सेक्शन 25 है इंडियन एविडेंस एक्ट, 23 है साक्ष्य अधिनियम। अब ध्यान देना, इस पे ध्यान आ जाना। पुलिस कस्टडी ये क्या है? आपके पास ना एग्जाम्पल आएगा, एक एग्जाम्पल आता है ज्यादातर। एक बंदा है, वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस वाले को कन्फेस कर रहा है। ध्यान देना, एक बंदा है, वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस वाले को कन्फेस कर रहा है। बताइए कन्फेशन का क्या होगा? अब अपना ध्यान क्या जाता है, उसने पहले क्या बोला, पुलिस की कस्टडी में है। हम तुरंत ये सेक्शन उठा लेते हैं कि भाई पुलिस की कस्टडी में है तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। कहां से? ये सेक्शन तो तब लगेगा कि अगर कन्फेशन वो पुलिस वाले को नहीं कर रहा। ये सेक्शन कहता है कि पुलिस की कस्टडी में है और वो कन्फेशन किसी और को कर रहा है। मान लो अपने किसी दोस्त को बता रहा है, किसी डॉक्टर को बता रहा है, फैमिली वाले को बता रहा है, ऐसा कुछ। उसके जेल में जो उसके साथ कोई बंदा बंद था उसको बता रहा है, ऐसा कुछ। ये तब लगेगा। तो अगर आपके पास एग्जांपल आ जाए ना, एक बंदा पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस वाले को कन्फेस कर रहा है, ये वाला लगेगा। ये सेक्शन तब लगता है कि अगर वो पुलिस की कस्टडी में है और वो कन्फेशन कर रहा है, कोई भी ऐसा बंदा जो पुलिस वाला नहीं है, जो पुलिस वाला नहीं है। अब इसमें ध्यान देना, पुलिस की कस्टडी का यहां ये मतलब नहीं है कि पुलिस का एक्चुअल कंट्रोल हो, नहीं, पुलिस का बस कंट्रोल होना चाहिए। पुलिस वाला वहां पर मौजूद हो मौके पे, पुलिस वाला उस कमरे में मौजूद हो जब कन्फेस किया हो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए किसी की कोर्ट में पेशी होती है, कोर्ट में पेशी होती है तो पुलिस वाले उसको पेश करने कोर्ट में लाते हैं। तो अब वो पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस के कंट्रोल में है, पुलिस वाले लेकर आएंगे, पुलिस वाले लेकर जाएंगे। होता क्या है, कोर्ट, उसको कोर्ट में लाया जाता है। वहां पर ये जो कैदी, जो इन जेल वाले होते हैं ना, उनके लिए एक अलग से जगह होती है कि वो वहां पर उनको रखा जाएगा। जब उनकी पेशी का नंबर आएगा तब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब वो वहां बैठा था, वो बैठा था, उसके बगल में एक और बंदा भी बैठा था, वो भी किसी केस में आया हुआ था। तो आपस में ऐसी बात करने लग जाते हैं वो। तो वो उससे पूछता है, भाई तूने क्या किया? वो कहता है, यार मैंने कोई चोरी की थी। वो नहीं, वो ऐसे पूछता है, तेरे पे क्या केस था? वो कहता है, यार मेरे पे ना चोरी का केस था। वो दूसरे से पूछता है, तेरे पे क्या केस था? वो कहता है, मेरे पे तो यार मर्डर का केस था। तो क्या था? मान लो ये दोनों ऐसे बैठे थे, एक ये, एक ये कहता है कि मेरे ऊपर तो यार चोरी का केस है, ये कहता है मेरे ऊपर तो यार मर्डर का केस है। ठीक है जी। अब कहानी ये बनती है कि ये मर्डर, ये इससे पूछ लेता है, ये मान लो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी,
ये बी इससे पूछ लेता है चोरी की थी क्या तूने, कि झूठा ही केस कर दिया। ये कहता है नहीं यार चोरी तो की थी। ये क्या कहता है, हाँ चोरी की थी। अब ये मान रहा है कि मैंने चोरी की थी, कन्फेस कर रहा है मैंने चोरी की थी, पर ये कस्टडी में है। हालांकि इस रूम के अंदर कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। पुलिस वाला, लेट्स टेक एन एग्जांपल, पुलिस वाला खुद भाई टॉयलेट गया था, या पुलिस वाले को भूख लग गई लंच करने गया था, कुछ भी मान लो। इस रूम के अंदर ये दोनों ही मौजूद थे, कोई नहीं था। पर कानून बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। कंट्रोल में था क्या, पुलिस की कंट्रोल में था क्या, चाहे पुलिस वाला वहां मौके पर मौजूद था नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता, कंट्रोल में था क्या। हाँ, पुलिस वाला जब मर्जी इसको यहां से उठा के कहीं और ले जा सकता है, ले जा सकता है। पुलिस वाला इसको जब मर्जी इसको वापस ले जा सकता है, ले जा सकता है। ये कहां बैठेगा, कहां उठेगा, कहां जाएगा, कहां नहीं जाएगा, पुलिस वाला डिसाइड करेगा, करेगा। ये कंट्रोल में था। अगर कंट्रोल में था तो ये कस्टडी में था। तो ये पॉइंट यहां ध्यान रखना कि पुलिस वाले का वहां मौके पे मौजूद होना कोई जरूरी नहीं है। अब आगे की बात ध्यान रखना। ये सेक्शन तो तब लगेगा कि अगर कोई भी बंदा पुलिस वाले को कन्फेस कर रहा है, चाहे कहीं भी, सड़क के ऊपर, थाने में, कहीं भी, सड़क के ऊपर, थाने में, गाड़ी में, कुछ भी मान लो, घर पर, कुछ भी। ये सेक्शन कब लगेगा, जब पुलिस की कस्टडी में है, जिसको लेकर हम ये बोलते हैं कि भाई एक्चुअल कस्टडी नहीं चाहिए, या सिंपल बोल देता हूं, एक्चुअल कस्टडी छोड़ो, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर नहीं चाहिए। मतलब वहां मौके पर मौजूद हो पुलिस वाला, ये कोई जरूरी नहीं है, बस कंट्रोल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए ऑफ पुलिस। अच्छा, इसका अपवाद क्या है। नॉर्मली हम ये बोलते हैं पुलिस की कस्टडी में कोई भी कन्फेशन है वो रेलेवेंट नहीं होगा, बट इसका एक अपवाद है। अपवाद ये है, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। ये क्या है, इमीडिएट प्रेजेंस का यहां मतलब है कि जो जज है ना, वो जो बंदा कन्फेस कर रहा है उसके सामने होना चाहिए, उसको दिख रहा होना चाहिए वो जज है, कि वो जज है, मेरे पास बैठा है, मेरी बात सुन रहा है, उसके प्रेजेंस में होना चाहिए इमीडिएट प्रेजेंस। इसमें एक एग्जांपल आता है, मान लीजिए फिल्मों में दिखाया जाता है, ये एक बड़ा सा रूम होता है, इस रूम में एक पार्टीशन होता है, यहां पर मिरर लगा होता है, ठीक है, यहां मिरर है, यहां पर ये एक्यूज्ड बैठा है और पुलिस वाला बैठा है, इधर जज बैठा है, मैजिस्ट्रेट बोल देता हूं, इधर जज बैठा है। ये एक्यूज्ड को नहीं पता कि यहां जज बैठा है, उसको नहीं पता, शीशा लगा हुआ है, ये जज बैठा है। अब पुलिस वाला इससे पूछता है बता तूने मर्डर किया है, वो कहता है हाँ किया है मैंने मर्डर, मैंने किया है। शीशे के इधर मैजिस्ट्रेट बैठा है, कानून कहता है ना, ये कन्फेशन नहीं मानी जाएगी। क्यों, मैजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस नहीं है। इस एक्यूज्ड को पता होना चाहिए कि मैजिस्ट्रेट मेरी बात सुन रहा है, मैजिस्ट्रेट एक्यूज्ड की नजर में होना चाहिए, वो उसको देख सके, एक्यूज्ड उसको देख सके, एक्यूज्ड इतना कंफर्म हो कि मैजिस्ट्रेट मेरी बात सुन रहा है, मैजिस्ट्रेट पास में है, तब इमीडिएट प्रेजेंस मानी जाएगी। ये इसमें ध्यान रखना। तो अब अपने इस टॉपिक को एक बार, जो पढ़ने लायक बात है एक बार वो लिखते हैं, फिर अपने इसको दोबारा बात कर लेंगे। अब ध्यान देना, ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर को की गई कोई भी कन्फेशन नॉट रेलेवेंट। नॉट रेलेवेंट का मतलब है कैन नॉट बी प्रूव्ड, कोर्ट उसके ऊपर एविडेंस मांगेगा ही नहीं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब ये कन्फेशन चाहे कहीं भी हो, पुलिस थाने के अंदर हो, पुलिस थाने के बाहर हो, पुलिस वाले के घर पे हो, पुलिस वाला आपके घर आता है तब आपने कन्फेस किया हो, कहीं भी हो कोई फर्क नहीं करता, पुलिस वाले को की गई कन्फेशन। अब
ऐसा भी हो, चाहे मान लो ऐसा भी हो, कोर्ट के अंदर वो बंदा मौजूद है और वो पुलिस वाले को कन्फेस कर रहा है मौजूद कोर्ट में, पर पुलिस वाले को बोल रहा है कि मैंने क्राइम किया है, तेरे से जो हो सके वो कर लेना, मैं यहां से फिर भी आज बरी होके जाऊंगा। वो पुलिस वाले को बोल रहा है कि हाँ मैंने क्राइम किया है, तेरे को मैं बता रहा हूँ मैंने क्राइम किया है, पर तू फिर भी मेरा कुछ भी कर सके तो कर लेना, मैं आज यहाँ से बरी होके जाऊंगा। कोर्ट के अंदर वो ये बात बोल रहा है, पर वो बोल किसको रहा है? पुलिस वाले को। पुलिस वाले को, नॉट रेलेवेंट। वहां आप ये नहीं बोल सकते कि अरे वो तो कोर्ट के अंदर है, चाहे कुछ भी है, पुलिस वाले को बोल रहा है, बात ही खत्म। अब आ जाओ यहां पर, इसको लेकर हम ये बात बोलते हैं, चलो अगले पेज पर लिख देता हूं। तीसरा पॉइंट, कस्टडी ऑफ पुलिस। कस्टडी का मतलब होता है इन कंट्रोल ऑफ पुलिस होना चाहिए। पुलिस वाले का एक्चुअल प्रेजेंस होना कोई जरूरी नहीं है, इन कंट्रोल होना चाहिए। तो जो कन्फेशन है टू एनी पर्सन होनी चाहिए अदर देन पुलिस ऑफिसर, क्योंकि अगर पुलिस ऑफिसर को है तो फिर कौन सा सेक्शन लगेगा, कौन सा पॉइंट लगेगा, जो हमने पिछला पॉइंट, सेक्शन तो सेम ही है अब दोनों साक्ष्य अधिनियम में, पर इंडियन एविडेंस एक्ट में अलग है। और इसका अपवाद क्या है? अपवाद है इफ मेड इन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट का यहां मतलब है जुडिशियल हो, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ, चाहे जज हो जिसको आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोल सकते हो, चाहे एग्जीक्यूटिव वाले मतलब एसडीएम एडीएम कोई भी हो। अब ध्यान देना, पुलिस की कस्टडी में है, कन्फेशन अगर वो कर रहा है किसी भी पर्सन को, बस पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस ऑफिसर हो जाएगा तो पिछला पॉइंट लगेगा। पुलिस की कस्टडी में है, डॉक्टर को कन्फेस कर रहा है, मान लीजिए आपको बोला जाता है एक बंदा जेल में बंद है और उसके घर वाले उससे मिलने आते हैं, घर वाले बोलते हैं कि यार तूने ये क्या कर दिया, तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तू कन्फेस कर ले, हम तेरे को जेल से छुड़वा देंगे, हम सजा माफ करवा देंगे, कुछ भी ऐसा। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा, मतलब पुलिस वाला बात नहीं सुन रहा, वो बोल देते हैं हाँ ठीक है मैंने क्राइम किया है और मैं मानने को तैयार हूं, और देखो अगर आप सजा मेरी कैसे कम करवा सकते हो। हालांकि सिर्फ वो दोनों ही कमरे में थे और कोई नहीं था उस कमरे के अंदर, कोई सुन नहीं रहा था, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था, कुछ भी नहीं था। अब जिसको उसने कन्फेशन दिया है ना, मान लो चाहे वो उसका दोस्त है, उसके घर वाले हैं, डॉक्टर है, कोई भी है, वो कन्फेशन फिर भी रेलेवेंट नहीं है। वो जाके अगर कोर्ट में बता देगा ना कि साहब इसने मुझे कन्फेशन किया है कि इसने ऑफेंस किया है, कोर्ट बोलेगी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की कंट्रोल में तो था ना वो, कब कमरे में बैठेगा कब कमरे में नहीं बैठेगा ये तो पुलिस डिसाइड करेगी ना, करेगी, पुलिस की कस्टडी में, कन्फेशन रेलेवेंट नहीं है। हाँ अगर मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, वो भी इमीडिएट प्रेजेंस, इमीडिएट प्रेजेंस मतलब मैजिस्ट्रेट उसके सामने मौजूद होना चाहिए। सामने का यहां मतलब क्या है कि भाई उसको पता हो कि मैजिस्ट्रेट मेरी बात सुन रहा है, वो मैजिस्ट्रेट को देख सके, इमीडिएट प्रेजेंस। अब मैजिस्ट्रेट, आजकल तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी प्रेजेंट है तब भी ये अपवाद लगेगा, क्योंकि वो देख सकता है मैजिस्ट्रेट को, मैजिस्ट्रेट उसको देख सकता है। तो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट होनी चाहिए। अगर इमीडिएट प्रेजेंस है तब ये कन्फेशन रेलेवेंट हो जाएगा। मैजिस्ट्रेट मतलब कोई भी जुडिशियल एग्जीक्यूटिव कोई भी, बस मैजिस्ट्रेट होना चाहिए। ये है इसका पॉइंट। तो अब अपने एक बार सम अप कर देते हैं, कोई भी डाउट आपका कुछ भी रहे तो पूछ लेना। जो पहले 3 पॉइंट है वो ये बोलते हैं कि कन्फेशन कब रेलेवेंट नहीं है, तो ध्यान देना कन्फेशन कब रेलेवेंट नहीं है, तो इसको लेकर हम 3 पॉइंट बोलते हैं। पहला, अगर कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, डरा के, धमका के, दबाव में कुछ भी ऐसा हुआ है तो वो कन्फेशन रेलेवेंट नहीं है, बात ही खत्म। इसमें किसी भी तरह का कोई अपवाद नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। दूसरा, पुलिस ऑफिसर को दी गई कन्फेशन नॉट रेलेवेंट, बात ही खत्म, चाहे कहीं भी हो। तीसरा, पुलिस की कस्टडी में है और कन्फेशन की गई है, चाहे किसी भी पर्सन को की गई है, वो नॉट रेलेवेंट। ये 3 पॉइंट हैं जहां पर हम बोलते हैं कि कन्फेशन नॉट रेलेवेंट। अच्छे से पढ़ना, यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ध्यान देना प्री के अंदर।
प्री के अंदर तो सेक्शन नंबर पूछे जाते हैं, कौन सा सेक्शन बोलता है कि पुलिस ऑफिसर को की गई कन्फेशन रेलेवेंट नहीं है, कौन सा सेक्शन बोलता है कि पुलिस कस्टडी में कन्फेशन रेलेवेंट नहीं है, सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट या 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लगता है, 4 सिचुएशन में लगता है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस और कोर्जन में लगता है। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पुलिस कस्टडी में कन्फेशन कब रेलेवेंट होती है, अगर इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। इमीडिएट वर्ड याद रखना, इमीडिएट का मतलब है कि भैया मैजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को देख सकता है और एक्यूज्ड मैजिस्ट्रेट को देख सकता है, ये होना चाहिए। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का केस लॉज है वो अपने आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, ठीक है यार, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ना हिंदी के जो आपके वर्ड है उसको चालू करने का, हिंदी के आपके वर्ड्स कोशिश करेंगे अब आपका हिंदी को मिक्स करने की। ठीक है, जो जैसे कन्फेशन वगैरह जो ये आपके इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनको, बट अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल बिल्कुल जरूर बताना कि भाई समझ ही नहीं आ रहा, तो जरूर बताना। बट अगर ये है कि हाँ हम समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कोशिश है अपने, कोशिश क्या, कल ही की क्लास से चालू कर देंगे कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं आपके जो हिंदी के अंदर पता होने चाहिए वो अपने चालू कर देंगे। ठीक है, बस इतना देख लेना कि अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा तो जरूर बता देना। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, ताकि अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अपने इस पे आएंगे, एक बार अपने को टॉपिक समझना है, क्योंकि बीच में केस लॉज घुसा देते हैं ना, फिर खिचड़ी सी बन जाती है कि टॉपिक भी चल रहा है, केस लॉ भी आ गया, बीच में इधर उधर की बातें भी आ गई, फिर वो टॉपिक है इजी सा टॉपिक कंफ्यूज, मतलब वो अजीब सा बन जाता है, समझ ही नहीं आता कि भाई क्या पढ़ना था, कितना ध्यान रखना था। तो केस लॉज करेंगे अपने इस पे, हालांकि केस लॉज इसमें कोई ज्यादा तो नहीं करेंगे, इस हिसाब से करेंगे कि अगर अपने को मेंस में लिखना हो तो कितना पॉइंट ध्यान रखना है। चलो अब आते हैं इस पे, 3 चीजों पे कन्फेशन कब रेलेवेंट होती है। कन्फेशन कब रेलेवेंट होती है, जिसको सिंपल सा मतलब है कोर्ट के अंदर उस कन्फेशन को कब यूज किया जा सकता है। यहाँ भी 3 ही पॉइंट है, सेक्शन नंबर भले जो भी होंगे, पर यहाँ भी 3 ही पॉइंट है। अभी लिख दूंगा मैं, इसको बता दूंगा ना ये क्या बोलता है। पहले इसके सेक्शन नंबर ध्यान रख लेना, सेक्शन 27, सॉरी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 28 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 29 इंडियन एविडेंस एक्ट, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से क्या होंगे ये, सेक्शन 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब ध्यान देना, पहले इन दो को कवर करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मतलब इसके अंदर सिर्फ बेर एक्ट की, जो अपनी बेर एक्ट है उतनी बात नहीं पढ़नी, इसमें कई और बातें पढ़नी, पहले इन पे आ जाते हैं। ये जो आपका दूसरा पॉइंट है, जिसको आप सेक्शन 28 इंडियन एविडेंस एक्ट बोल दो या सेक्शन 22 बोल दो साक्ष्य अधिनियम, दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं, ये इतनी सी बात बोलता है कि भाई चाहे उस कन्फेशन को इंड्यूसमेंट, मतलब किसी ना किसी तरह का लालच, डराना, धमकाना चाहे है उस कन्फेशन को, बट अगर वो डर या धमकी हटने के बाद दोबारा कन्फेशन हो जाए, दोबारा तो नहीं बोलूंगा, हटने के बाद वो कन्फेशन कर रहा है, तब फिर वो कन्फेशन रेलेवेंट हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक केस आता है
आप जज हो और आपके पास एक केस आता है और वो आके बोलता है एक्यूज कि साहब मुझे फलाना आदमी है, उसने मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं कि तुम कोर्ट में जाके कन्फेस कर दो कि तुमने क्राइम किया है। कोर्ट ने कहा ठीक है, तो क्या करना है? वो कहता साहब उसने मुझे भले ही लालच दिया है, पर मैं कन्फेशन इस वजह से नहीं कर रहा हूं कि मुझे लालच दिया है, मैं कन्फेशन इसलिए कर रहा हूं कि मैंने क्राइम किया है, मैं मानता हूं मैंने क्राइम किया है और मैं कन्फेशन इसलिए कर रहा हूं। तो यहां कानून बोलता है कि ठीक है भाई, आपके पास फैक्ट ऐसा आया, केस में तथ्य ऐसा आया कि भैया उसको लालच दिया गया, पर लालच से वो इन्फ्लुएंस तो नहीं आया, लालच से उसको फर्क तो नहीं पड़ा। जब फर्क नहीं पड़ा तो फिर क्यों ही आप जो सेक्शन अपने ने पढ़ा था ना अभी पिछला पॉइंट, सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट बोल दो या फिर जो पहले वाला अपने ने, तो फिर आप सेक्शन कैसे लगा दोगे? ध्यान देना। ये क्या बोल रहा है कि भाई लालच, डर, धमकी, जो भी ये चीजें हैं, उसका एक्यूज्ड पे फर्क पड़ना चाहिए। सेक्शन 28 क्या बोल रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट, या 22 बोल दूं, वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि भाई अगर वो लालच, डर या फिर धमकी हटने के बाद वो कन्फेस कर रहा है, हटने का मतलब क्या है कि अब उसका उसके ऊपर मतलब लालच का या डर का एक्यूज्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं है, कोई उसके ऊपर फर्क नहीं है। तो सिंपल सा मतलब तो यही हुआ ना कि उसका अब उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। बट अपने को ध्यान रखना है, अगर वो ऐसा सेक्शन अगर वो पूछे ना, हालांकि ठीक है आप अपने, अगर अभी तो चलो आप लोग नया नया हो तो आप लोग का नहीं आपके ये पॉइंट इतना जल्दी, पर जब आप इस टॉपिक को पढ़ जाओगे ना तब आप बोलोगे कि भाई पांचवी एसेंशियल भी तो यही बोलती है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में कोई फर्क नहीं है। पांचवा एसेंशियल भी तो यही बोलता है सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट का कि भैया अगर एक्यूज के ऊपर उस धमकी या लालच का फर्क पड़ेगा तभी कन्फेशन रेलेवेंट होगी, अगर वो फर्क ही नहीं पड़ रहा तो कन्फेशन, सॉरी, तभी कन्फेशन रेलेवेंट नहीं होगी, पर अगर फर्क नहीं पड़ रहा तब तो कन्फेशन रेलेवेंट होगी ना। चाहे आपने किसी को लालच दिया पर अगर वो लालच में आया ही नहीं और फिर भी वो कन्फेशन कर रहा है, वो लालच में भी नहीं आया और कन्फेशन कर रहा है, तब आप ये सेक्शन कैसे लगा दोगे? पर क्योंकि ये सेक्शन अलग से लिखा गया है तो अपने को ध्यान रखना है कि भाई अगर लालच हटने के बाद किसी ना किसी तरह का लालच था पर वो लालच में आया नहीं, या लालच में आ गया था पर अब लालच से बाहर आ चुका है, इन शॉर्ट कैसे भी बोल दो कि भाई लालच, डर, धमकी का उसके ऊपर अब कोई फर्क नहीं है और फिर वो कन्फेशन कर रहा है। आपके पास कोई भी एग्जांपल आ जाए, अपने अभी 2-3 एग्जांपल कर लेंगे इसके, तो ये जो पॉइंट है ये बोलता है कि अगर जो कन्फेशन है वो है आफ्टर रिमूवल ऑफ थ्रेट, प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट, कोर्जन, कुछ भी, इनमें से कुछ भी के हटने के बाद, अब आपके पास कैसा भी एग्जांपल आ जाए, एग्जांपल ऐसा आ जाए कि भाई केस के अंदर फैक्ट आ रहा है कि भैया जो कन्फेशन कर रहा है ना उसको धमकी आई थी कि तुम कन्फेस करो, पर वो धमकी की वजह से कन्फेशन नहीं कर रहा, आई भले ही थी धमकी पर वो धमकी की वजह से कन्फेशन नहीं कर रहा। तो अब अगर वो धमकी की वजह से कन्फेशन ही नहीं कर रहा तो आप कैसे वो पूरा पिछला सेक्शन लगा दोगे? आप यही बोलोगे ना कि भैया धमकी आई भले थी पर उसका फर्क नहीं पड़ा उसके ऊपर, उसको लालच दिया गया था पर उसका फर्क नहीं पड़ा। तो इस केसेस के अंदर कन्फेशन क्या हो जाएगी? रेलेवेंट। अगर वो कन्फेस कर रहा है तो वो हो जाएगी रेलेवेंट। तीसरा, ये ध्यान रखना, ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, ये कहता है कि भाई अगर कन्फेशन किस वजह से है, ध्यान दे देना, डी क्यू डी एस डब्ल्यू, ड्रंक, नशे की हालत में, दारू पिया हुआ था, नशा किया हुआ था, ड्रग्स, कुछ भी किसी भी तरह का नशा था और उस हालत में वो कन्फेशन कर रहा है, कन्फेशन रेलेवेंट है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो दारू पिया हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या बोल गया। नहीं, दारू पी के अगर तुमने बोला कि मैंने आज से 5 साल पहले मर्डर किया था, चोरी की थी, रेलेवेंट है, कन्फेशन रेलेवेंट है। क्यों?
आंसर टू क्वेश्चन नीड नॉट आंसर, ये क्या है? एक मिनट, ये क्या है? लॉ के अंदर ना, अभी तो चलो अपनी इंडियन एविडेंस एक्ट अपने स्टार्टिंग में है, हम आगे जाके टॉपिक पढ़ेंगे कि भाई ऐसा नहीं होता कि आपको कोर्ट के अंदर हर सवालों के जवाब देने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा सवाल जो केस से कनेक्ट नहीं करता, जिसको हम बोलते हैं वो केस के मुद्दे के ऊपर नहीं है, आपको उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको जज बोल देता है, जज का ये काम होता है, वो बोल देता है कि भाई ये सवाल जो है ये इसका केस से कोई लेना देना नहीं है, तो अगर आप चाहो तो आप मना कर सकते हो। यहाँ ये बात बोली गई है कि भाई ऐसा कोई सवाल आपसे पूछा जाता है जिसको जवाब देने के लिए आप बाध्य नहीं हो, बाउंड नहीं हो, जिसको ये बोलता है कि भैया कोई भी ऐसे सवाल का जवाब जिसका जवाब देना जरूरी नहीं है, आप बाध्य नहीं हो, आपने उसका जवाब फिर भी दिया, उस जवाब में आपने कन्फेस किया कि मैंने कोई क्राइम किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको गवाह के तौर पर कोर्ट में बुलाया जाता है, आप गवाह के तौर पर जाते हो। गवाही किस चीज की है? गवाही ये है कि भाई किसी के ऊपर, मेरे ऊपर चोरी का आरोप है, आपको गवाह के तौर पर बुलाया जाता है। गवाह के तौर पर क्या बुलाया जाता है कि भाई मैंने चोरी नहीं की है। आप बोलते हो हाँ भाई इन्होंने नहीं की है। चोरी की आप बात कर रहे हो, एग्जाम्पल ले लो, चोरी की बात कर रहे हो आप 16 जुलाई शाम को 6 बजे, पर शाम को 6 बजे तो ये हमको पढ़ा रहे थे, उस समय तो ये चोरी कर ही नहीं सकते, 16 जुलाई शाम को 6 बजे तो ये हमको पढ़ा रहे थे। अब आपको बुलाया गया तो आपसे सवाल कैसे किए जा सकते हैं? जो केस से कनेक्ट करते हैं। अब वहां पर वकील आपसे पूछ लेता है कि अच्छा ये बताओ, तुमने कभी चोरी की है क्या? इसका केस से कोई लेना देना नहीं है, तुमको आंसर देना कोई जरूरी नहीं है, पर तुमने फिर भी आंसर दे दिया कि हाँ साहब मैंने चोरी की हुई है, मैंने भी कभी ना कभी चोरी की हुई है। अब यहां पर देखा जाए तो आपने ऐसे किसी सवाल का जवाब दिया जिसका जवाब देने के लिए आप बाध्य नहीं थे, बाउंड नहीं थे, पर लॉ कहता है हमको इससे फर्क नहीं पड़ता, ये कन्फेशन आपकी फिर भी रेलेवेंट है, ये कन्फेशन के अंदर आपको फिर भी कन्विक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे किसी भी सवाल का आप जवाब देते हैं जिस सवाल को जवाब देने में आप बाध्य नहीं हैं, बट अगर उस आंसर के अंदर आप कन्फेस कर रहे हैं कोई भी चीज, तो वो कन्फेशन रेलेवेंट होगी। तीसरा, डिसेप्शन, धोखा, धोखे से आपसे कन्फेशन करवा ली जाती है। ये कैसा? मूवी का नाम तो मुझे नहीं याद, वो अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी जिसके अंदर वो नकली वकील बन के जाता है और टेप रिकॉर्डर रखता है अपने पास और धोखे से कन्फेस करवा लेता है। तो रेलेवेंट है। मैं आपके पास जाता हूं और टेप रिकॉर्डर लेकर जाता हूं, आपसे मतलब आपको बातों में फंसा के किसी ना किसी तरह से आपके साथ, आपको आवेश में मतलब गुस्सा कुछ भी करा के आपसे ये उगलवा लेता हूं कि आपने कोई क्राइम किया है, धोखे से उसको रिकॉर्ड कर लेता हूं धोखे से, आपको नहीं पता था मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। कन्फेशन रेलेवेंट है, चाहे धोखे से ही है पर कन्फेशन रेलेवेंट है। प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, ये क्या है? इसका मतलब है, मान लीजिए आप मुझे बोलते हो कि यार देखो मैं आप पे विश्वास कर रहा हूं और ना मैंने ना आज से 2 दिन पहले किसी का मर्डर कर दिया था, आप मुझे बताओ कि मैं कैसे बच सकता हूँ। अब आपने जो मुझे बात बताई वो मेरे पे विश्वास करके बताई कि मैं तेरे को विश्वास करके बता रहा हूँ, तो किसी को बताना मत आगे। पर अगर मैं आगे ये बता देता हूं, वो कन्फेशन फिर भी रेलेवेंट रहेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे यार तुमने मुझे वादा किया था कि तुम किसी को नहीं बताओगे। कानून कहता है वादे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, जैसे दोस्त नहीं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है कि मैं तुझे एक बात बताऊंगा पर किसी को बताना मत, वादा कर कि तू आगे किसी को नहीं बताएगा। कानून कहता है वादे से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कन्फेशन फिर भी रेलेवेंट है। नॉट वांट, ये क्या है? ये बहुत ध्यान देना, एक नॉर्मल कानूनी प्रक्रिया कही जाती है कि अगर कोई भी बंदा आके कोर्ट में जज के आगे कन्फेस करता है, तो जज की ये ड्यूटी है कि वो उसको वार्निंग देगा, वो उसको बोलेगा कि भैया तेरे को कन्फेस करना जरूरी नहीं है,
मैं तेरे को अभी भी बता रहा हूँ, आप उसको ऐसे बोलोगे कि तेरे को कन्फेस करना जरूरी नहीं है, तू जो ये बोल रहा है, ये जो कन्फेस कर रहा है, इसके बेस पे तेरे को सजा हो सकती है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वार्निंग दोगे। सीआरपीसी बीएनएसएस में ये बात बोली गई है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप जज हो, आपके पास एक बंदा आता है, वो बोलता है साहब मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। आपने भी ध्यान नहीं दिया कि अरे यार मुझे वार्निंग देनी थी। आपने कहा, आप बहुत सारे केसेस थे आपके पास उस दिन, आपने कहा ठीक है यार, हाँ बोलो क्या कन्फेस करना है। आपने उसको वार्निंग नहीं दी, हाँ ठीक है बोलो यार क्या कन्फेस करना है। उसने कहा साहब जो मेरे पे केस चल रहा है, मैंने वो केस किया, मैंने वो काम किया है, मैंने वो क्राइम किया है, आप मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे कम से कम सजा देना। आपने उसका रिकॉर्ड किया, आपने उसको सजा सुना दी। आपने कहा ठीक है भैया सजा सुना दी, बात खत्म। वो हाई कोर्ट चला गया, बोला साहब साहब ने तो मेरे को बोला ही नहीं, वार्निंग ही नहीं दी। सीआरपीसी बीएनएसएस तो बोलता है कि वार्निंग देनी जरूरी है, मुझे वार्निंग ही नहीं दी। वार्निंग नहीं दी तो मतलब कन्फेशन रेलेवेंट नहीं है। हाईकोर्ट बोलेगा ना, ठीक है उसने वार्निंग नहीं दी, वो हम उसने प्रक्रिया को लेकर थोड़ा सा उसने इरेगुलरिटी बोल दो या गलती की है, वो हम डिपार्टमेंटल अपने आप देख लेंगे उसको, पर कन्फेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भैया तुमको वार्निंग देनी जरूरी थी, वार्निंग नहीं दी और फिर भी तुमने कन्फेशन कर दिया। कन्फेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना। ये क्या है, ये क्वेश्चन, ये सिर्फ इतना सा पॉइंट 2 नंबर 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि भाई कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, या फिर कब अंडर प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, कब डिसेप्शन के केस में भी कन्फेशन रेलेवेंट होती है। तो ये आपको पूरा लिखना होता है कि भाई सेक्शन 29 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन, हाँ ठीक है, एक तो ध्यान और रखना पड़ता है 22-23 कौन सा, 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। वो ये बोलते हैं कि भाई अगर कोई भी कन्फेशन एक्यूज्ड पर्सन ने की है जब वो दारू पिया हुआ था, एक्यूज्ड पर्सन ने कन्फेशन की है कैसे, उस ऐसे किसी सवालों के जवाब देके जिनका जवाब देना जरूरी नहीं था बट फिर भी जवाब दिया। एक्यूज्ड के डिसेप्शन, धोखे से उससे कन्फेशन करवाई गई है। प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, वादा किया गया था कि किसी को बताओगे नहीं, फिर भी बता दी गई बात आगे। उसको वार्निंग नहीं दी गई थी, एक्यूज्ड को वार्निंग नहीं दी गई थी, पर ये कन्फेशन फिर भी रेलेवेंट रहेगी। अब ध्यान देना एक बार, ये पहले 3 हो चुके हैं, इसमें आ जाओ। इसके अंदर इस पॉइंट को एक बार छोड़ते हैं, यहां जाओ। कन्फेशन के अंदर अगर वो आपको बोलता है कि भाई कन्फेशन की गई है आफ्टर रिमूवल ऑफ, मतलब डर हटने के बाद, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस हटने के बाद, तब कन्फेशन रेलेवेंट है बिल्कुल। अगर डर या इन्फ्लुएंस हटने के बाद कन्फेशन किया जा रहा है तो वो रेलेवेंट हो जाएगी। अगर ये ध्यान रख लेना, इसके अंदर 5 पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है? डी क्यू डी एस डब्ल्यू, डी क्यू डी एस डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है? पहले डी का मतलब है, कैसे याद रखोगे? पहले डी का मतलब है ड्रंक, कि भाई अगर आपके सामने आता है कि एक्यूज दारू पिया हुआ था और उसमें कन्फेशन किया, क्यू मतलब क्वेश्चन, डी मतलब डिसेप्शन, एस मतलब सीक्रेसी, डब्ल्यू मतलब नो वार्निंग, ऐसे करके। और वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटी समझ लेना कि आपकी उस चीज को बहुत अच्छे से टू द पॉइंट लिख सको, इस तरीके से लिख देना। ये है अभी तक का अपना टॉपिक, कन्फेशन कब रेलेवेंट नहीं होता, कब रेलेवेंट होता है। इसी टॉपिक को अपने कल और कंटिन्यू करेंगे। जो भी एक बचा हुआ सेक्शन है आपका विद केस लॉज, ये अपने पढ़ेंगे कल इसको। मतलब एक तरह से ये मान लो कि जो अपने आज पढ़ चुका है इसका रिवीजन, इन्हीं के अंदर अपने केस लॉज को ऐड करेंगे, और जो कुछ एक चीजें और छोटी मोटी बाकी हैं वो भी करेंगे। छोटी मोटी तो नहीं, अभी एक और बहुत बड़ी, दो बड़े टॉपिक बाकी हैं, वो भी और अपने करेंगे, कन्फेशन के ही हैं वो। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो कोई भी कुछ भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। 7 बजे क्योंकि ऑब्वियस अगली क्लास भी है आपकी, तो आपको 15-20 मिनट का ब्रेक रहेगा। 7 बजे आपकी जुवेनाइल जस्टिस की क्लास होगी, आज पहली क्लास होगी जुवेनाइल जस्टिस की, तो 7 बजे होगी वो क्लास, जिसके अंदर अपने सेक्शन 2 को पढ़ना चालू करेंगे। सेक्शन 2 को विद ट्रिक्स अपने को कैसे याद करना है, क्योंकि ऑब्वियस है जुवेनाइल जस्टिस के अंदर सेक्शन 2 ही सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सेक्शन है, तो पहले अपने उसको पढ़ेंगे। यस, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। अब क्लास अपनी तरफ से खत्म है, अगली क्लास आपकी 7 बजे होगी।
क्या नहीं दिखा? थोड़ा सा बताएंगे कौन सा सेक्शन नहीं दिखा? ये वाला जो मैंने, ये जो ड्रंक वाला और ये सब है, ये नहीं दिखा? इसमें सेक्शन 22 उठाओ। 22 साक्ष्य अधिनियम। मैं तो भाई मैं भी गलत हो सकता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सेक्शन 22 उठा लो, साक्ष्य अधिनियम। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा पैराग्राफ। 22 तीसरा पैराग्राफ। ये इन्होंने क्या कर दिया ना, जैसे पहले तो क्या था, इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या होता था, ये जो अपने बातें पढ़ रहे हैं ना, ये अलग अलग सेक्शन पे लिखी हुई थी इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब इन्होंने क्या कर दिया, इनको मिक्स कर दिया। 3 सेक्शन को उठा के एक ही सेक्शन में डाल दिया, 3-4 सेक्शन को उठा के एक ही सेक्शन, ऐसे कर दिया इन्होंने। तो ये इन्होंने थोड़ी सी अब गड़बड़ कर दी है। पहले पहले बहुत ईजी था पढ़ना या चीजों को ढूंढना, बहुत ईजी था। अब इन्होंने थोड़ा सा ना ये गड़बड़ सी कर दी है। तो लिख लो, चाहे इसको लिख लो अगर लिखना है तो। जो सेक्शन 22 है ना, उसमें लिख लो कि पैरा 1 जो है वो सेक्शन 24 है इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो दूसरा है वो है 28 इंडियन एविडेंस एक्ट में, तीसरा जो है वो है 29 इंडियन एविडेंस एक्ट में। नहीं नहीं, अपने आराम से पढ़ेंगे, अपने को कोई भागना नहीं है। फिर लिख लो, लिखना है तो। 22 का पहला जो है वो 24 है इंडियन एविडेंस एक्ट, दूसरा 28 है इंडियन एविडेंस एक्ट, तीसरा 29 है। 23 के अंदर लिख लो कि जो पहला है वो है 25, दूसरा है कस्टडी ना 26, मतलब दूसरे का जो पहला है, और जो तीसरा है वो है 27। क्या कह रहे हैं आप? कन्फेशन में जब समझा नहीं नीतू जी, मैं आपका ये क्वेश्चन नहीं समझ पाया। माइंड मतलब? ये माइंड वाला समझा नहीं मैं। माइंड मतलब? एक बार प्लीज दोबारा बता देना। 7 बजे क्लास है आपकी जुवेनाइल जस्टिस की। सेक्शन 2 पढ़ेंगे अपने। बेरेक्ट है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। हम्म। कन्फेशन करूंगा। हाँ, और कल नहीं करता है तो नहीं करता, बात खत्म। उसने कन्फेशन तो किया ही नहीं। कन्फेशन तो तब माना जाएगा जब वो बोल गया। उसने बोला कि मैं कन्फेशन करूंगा। मान लो मैं हूं, मैं बोलता हूं कि मैं करूंगा कल, और मैं उससे पहले ही मर गया, तो कन्फेशन तो मैंने किया ही नहीं ना। कन्फेशन तो तब माना जाएगा जब वो बोल चुका है कि मैंने ऑफेंस किया है, तब कन्फेशन माना जाएगा।
आगे का यही है, इसी में पढ़ेंगे अपने कन्फेशन में। कन्फेशन में आपका जो भी एक तो सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर सेक्शन 23 बोल दो, ठीक है, ये पढ़ेंगे अपने। और जो आज का पढ़ा है उसमें कुछ एक केस लॉज ऐड होंगे, और एक अपने पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एडमिशन और कन्फेशन, और एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कन्फेशन बाय कोएक्ट, मतलब पर वो तो चलो मैं आपको वैसे बता दूंगा, मतलब मैं ही पढ़ाऊंगा तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे उसके अंदर। तो इसी को अपने कंटिन्यू करेंगे, जो आज का छोटा बड़ा जो कुछ एक थोड़ा एरिया बचा हुआ है वो पढ़ेंगे अपने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आप चालू करो, सब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बजे आपकी क्लास है, ये ध्यान रख लेना, 7 बजे होगी क्लास। तो अब क्लास खत्म करते हैं, 15 मिनट बाद अपने क्लास दोबारा चालू कर देंगे, 7 बजे आपकी क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।